पंचांग को समझने से पहले ना एक बार आप इसको समझ लेना है कि हमारा जो रोटेशन होता है, पृथ्वी जो है, ये रही हमारी पृथ्वी जहाँ पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। अब आप लोगों को पता होगा कि अमावस्या और पूर्णिमा कैसे बनता है और कब होता है। यही है हमारे तिथि का मूल आधार, कि हमने जो तिथि की गणना की कि कौन सी तिथि को अमावस्या हो रहा है, कौन सी तिथि को पूर्णिमा हो रहा है। वो किस आधार पे क्यों आया हमारे दिमाग में ये चीज की तिथि बोल के कुछ तो भी होना चाहिए। ये यहां से आया कि सन जो है, जब यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, और मून क्या करते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो अर्थ और सन के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है एकदम बिल्कुल एक ही लाइन पे, तो वो उस समय हम हमारा जो सूर्य के प्रकाश की रोशनी है वो चंद्रमा तक में नहीं पहुंच पाता है। जैसे कि हमें अगर वहां पे रोशनी का फोकस मिले तभी ना हम उस चीज को देख पाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को। तो मून हमें उस वक्त दिखाई नहीं देता है। और ये जो पोजीशन होता है, ये पोजीशन होता है एक राशि पे, यानी कि सूर्य और चंद्रमा जो है दोनों परिभ्रमण में, यानी 360 डिग्री का जो परिभ्रमण है उसमें जब एक राशि पे रहेंगे, एक अंश बोले तो सेम डिग्री, ये वही राशि वही डिग्री वही मिनट वही सेकंड, तो जाकर के ये तिथि हो जाती है अमावस्या। यानी कि इसका मतलब आप सीधा समझ लो कि आज हमें मून दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे ही सन के अपेक्षा मून की जो स्पीड है ना वो अधिक है, कहाँ पे, हमारी पृथ्वी में, क्योंकि मून क्या कर रहा है, हमारा ही चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का ही चक्कर लगा रहा है, इसलिए वो अधिक स्पीड से घूमता है। और पृथ्वी की जो गति है उसको 1 साल लगते हैं पूरा करने में, पूरे सूर्य का परिभ्रमण करने में 1 साल, 364 दिन, 365 दिन का जो कैलकुलेशन है उतना तो लगता ही लगता है। मून को लगते हैं पृथ्वी का चक्कर लगाने में, ये इस पर एक पूरे परिभ्रमण को समझो कि एक राशि को पार करने में एक 2.25 दिन का समय लगता है, एक राशि में 2.25 दिन। इस प्रकार से उनका परिभ्रमण, इनकी स्पीड ज्यादा हो गई। ये हर 15 दिन में ऐसी स्थिति बन ही जाती है कि वो दोनों भी एक ही राशि में होते हैं। हर महीने का एक दिन, और फिर 15 दिन में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, यानी कि एक तरफ सन आ गया सेंटर पे, ये साइड में हमारा अर्थ, और जस्ट 180 डिग्री पे चंद्रमा। तो ये स्थिति होती है हमारी पूर्णमासी की। तो ये जो तिथियां बनती रहती है आगे चल के, यहाँ पे मैं आपको और थोड़ा डिटेल्स में बताता हूँ, ये देख लो। हमारी जो तिथि है ना, अंग्रेजी तिथि किस प्रकार से हो गई, ये डेट से रहते हैं उसमें 1 2 3 4 ऐसे उसमें डेट से रहते हैं हमारे। अब हमारी तिथि कब बदलती है अंग्रेजी के हिसाब जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, 12 बजे रात के बाद में अगली तारीख हो जाती है। लेकिन ये जो राशियों के आधार पे, परिभ्रमण के आधार पे जो हमारी तिथि निर्धारित की गई है, वो भचक्र के 360 डिग्री को पूरा करने से संबंधित रहता है। अभी यहाँ पे आप इस फोटो में आप देख सकते हो कि ये हो गया हमारा सेंटर में अर्थ, क्योंकि हम लोग भू केंद्रित सिद्धांत को लेकर के आगे चलते हैं। अब अर्थ यहाँ पे है, मून क्या कर रहे हैं, इसके चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ पे है सन, सन जो है पृथ्वी के बीच में, मून जो है हमारा परिभ्रमण उनका चलता रहता है। तो जब जब वे एक बिल्कुल अलाइन हो जाएंगे, ये हो गया हमारा एक राशि, मतलब दोनों एक ही राशि में। राशि मतलब क्या हो गया कि इसको 12 भाग में हमने बांट दिया 360 को, इसलिए एक राशि का मान कितना हो गया, 30 अंश। कुल कितनी राशियां हैं ना, 12। कौन कौन सी राशियां हैं, एक से लेकर के इधर 12 नंबर तक, कौन सी, मेष से लेकर मीन तक, ये सभी नाम मैंने यहाँ पे बताए हुए, ये राशियां हैं। अब अगर इसमें कहा गया कि सूर्य जो है 3 नंबर की राशि में, 3 नंबर की राशि मतलब कौन सी राशि हो गई, मिथुन राशि में। अगर मैंने यहाँ पे बोला होता कि ये 5 नंबर राशि में, मतलब सिंह राशि। अब सूर्य का इससे पोजीशन हमें पता चलता है, राशि, अंश, कला और विकला। राशि का मान हो गया कि अब हम लोग 360 डिग्री को, मैं अगर बोलूं आपको कि सूर्य अभी 90 डिग्री में, इसका मतलब क्या हो गया कि 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पे सन है। कहाँ से, वही सेंटर हमने अपने को पकड़ के चलना है कि ये अर्थ है, ये मून है, ये सन है, ये जो सेंटर जो हर महीने में एक बार में ऐसा तीनों की तीनों होते हैं, अलाइन होते हैं, वो हो गई हमारी एक राशि का मान। अब वो राशि का पोजीशन कहीं भी हो सकता है, कई बार मान लीजिए ये लोकेशन पे भी हो सकता है। तो यहाँ की राशि लगभग आप समझ लो कि अगर इसको हम लोग एक सुई घड़ी के समान मान ले, तो यहाँ पे हो गया 12 बज गए, समझो यहाँ 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे अगर अभी हम बोल रहे हैं कि ये 3 नंबर की राशि में, ये मतलब कि यहाँ पे मिथुन राशि हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3। तो अगर मैंने बोला कि 10 नंबर की राशि, मतलब ये पोजीशन समझना है आपको कि यहाँ के आसपास का पोजीशन, यहां से अगला 3 राशि का पोजीशन, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, आप आगे बढ़ते चले जाओ कहां तक, 3 नंबर तक, मतलब कि
सूर्य जो है 90 डिग्री के करीब में रहेगा। तीन राशि मतलब तीसरा 30 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, वहां पे हो गया आपका मिथुन राशि। अगर मैंने बोला कन्या राशि मतलब ये मिडल आ गया, बोले तो सेंटर वाला, बिल्कुल वहां से 180 डिग्री, यहाँ पे जो सन का पोजीशन है, यहाँ मून का पोजीशन है, यही पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा जब ये, अगर यहाँ पे लिख दिया मैंने 6 नंबर, मतलब कन्या राशि। अब उसके बाद का जो अंश रहता है उसको कैसे पढ़ना है, कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 डिग्री 26 मिनट 32 सेकेंड, यहाँ पे अभी मैंने 00 बताया हुआ है क्योंकि अमावस्या को मुझे दर्शाना था। ये कंडीशन मैथमेटिकली हो गया अमावस्या का, दोनों भी सन एंड मून एक ही राशि में, एक ही अंश में, 0 डिग्री 00, एक ही कला में और एक ही विकला में है, कि कहाँ पे, ये 3 नंबर राशि को पूर्ण करके अब वहां से वे चौथा नंबर राशि को प्रवेश करने वाले हैं। और प्रवेश करके कितना अंश चलेंगे, अब मान लीजिए इन्होंने यहाँ से थोड़ा मूवमेंट किया, तो कितना डिग्री मूवमेंट किया, 3 डिग्री 26 मिनट 32 सेकेंड, किसने मूव किया, सन ने मूव किया। मून ने मान लीजिए यहाँ 3 मैंने लिखा है, अगर मान लीजिए यहाँ 9 डिग्री 15 मिनट 32 सेकेंड, ऐसा मूवमेंट उनका रहेगा। तो ये जो मूवमेंट का मान है इसको कैसे समझना है, 3 डिग्री मतलब कि तीसरे नंबर राशि को पार करके, ऐसा पकड़ना है आपने, तीसरे नंबर की राशि को पार करके सूर्य जो है चौथे नंबर की राशि में 3 डिग्री 26 मिनट 32 सेकेंड तक डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके। मतलब कि चौथे नंबर का राशि कहाँ पे हो गया, कि अभी जो है सूर्य का पोजीशन कर्क राशि में 3 डिग्री 26 मिनट 32 सेकेंड के डिस्टेंस में। और ये 3 डिग्री कैसे समझना है आपने, कि मान लीजिए ये हो गया आपका 1 नंबर की राशि, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर की राशि। 4 नंबर की राशि और 5 नंबर की जो राशि है, 4 नंबर की राशि से थोड़ा सा आगे, अब 4 नंबर राशि से 5 नंबर का जो दूरी है कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। ऐसे 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री का पूरे 12 राशियां हों, ऐसा आपने समझना। और यही जब मून का जो पोजीशन है बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये देखो, ये इधर यहाँ पे सन हो गया, यहाँ पे आ गया घूम के मून इधर, तो ये कितना हो गया, सूर्य से डायरेक्ट 180 पे आ गया। यानी कि इसकी राशि हो सकती है यहाँ पे कि 2 नंबर की राशि हो, तो 2 नंबर से सप्तम राशि कौन सी हो गई, 2 के बाद में इधर आ जाएगा आपका 8 नंबर की राशि, 2 से बराबर गिनोगे 6 घर ना, तो 8वां नंबर आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, करेक्ट आ गया, एकदम 8वां नंबर आ गया। तो यहाँ 2 नंबर हो गया आपका 0 डिग्री, तो 8वां नंबर हो गया 180 डिग्री। अगर यहाँ पे 1 नंबर होता 0 डिग्री, तो छठा नंबर 180 डिग्री। समझ रहे हैं ना, सीक्वेंस को देखना है। अगर यहाँ 5 नंबर 180 डिग्री, 0 डिग्री, 5 5 नंबर पे अगर ये हुआ पूर्णिमा, तो जाकर के 5 के बाद में 6 घर आगे गिनो, 11 नंबर पे जाकर के अमावस्या। इस तरीके से आपने कल के करके चलना। मान लीजिए कि अमावस्या जो है तुला राशि में है, ठीक है, 7 नंबर को पार करके, तो वहां से 6 घर आगे जाओ, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 नंबर पे जाकर के पूर्णिमा होने वाला है। ऐसा भी आप देख सकते हो, अगर ये कंसेप्ट आपने समझ लिया। और चंद्रमा को 1 10 दिन 12 दिन आप कंटिन्यूली रोज देखना है चंद्रमा को। मून को स्काई में आप डेली ऑब्जर्व करो, आज प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। यही जब तिथिया यहाँ पे 0 डिग्री 0 डिग्री जो हमने अमावस्या का बताया, ये जैसे ही मूव करेगा 12 डिग्री, तो एक तिथि हो गई मतलब प्रतिपदा। फिर आगे निकलेगा 24 डिग्री, मतलब तिथि नंबर 2 लग गई। 12 डिग्री पार करने के बाद में दूसरी तिथि आ जाएगी। ऐसा करके 180 डिग्री तक वो जाएगा, 12 डिग्री 24 डिग्री 36 डिग्री 48 डिग्री 60 डिग्री 72 डिग्री, मतलब डिग्री बोले तो इसको अंश पढ़ना है हिंदी में, अगर इसको वैदिक हिंदी में अगर आप बोलोगे तो ये अंश है, ठीक है। 96 108 120 ऐसा करके 15वां नंबर जो आएगा 15, देखो आप बिल्कुल अगर इसको आपने डिवाइड किया ना, गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 नंबर 180 डिग्री। अब यहाँ से फिर वो 15 नंबर तक जाएगा 180 डिग्री, यहाँ से 180 पूरा किया, तो फिर ये दोनों भी एक सेम राशि, वही अंश वही कला वही विकला पे आएंगे। और ये हो सकता है ये घटना फिर से पुनः किसी दूसरे स्थान पे पड़े, यानी कि अब ये 3 नंबर की राशि ना होकर के हो सकता है 4 नंबर की राशि हो। इस तरीके से आपने समझना है। यही जो हमारा बढ़ती हुई चंद्रमा रहता है, बढ़ रहा है, यानी कि चंद्रमा का जो मान है वो ऐसा बड़ा 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 दिखते दिखते दिखते, तो वो शुक्ल पक्ष होता है, यानी कि इसको दिन वाला भी बोल सकते हो। और कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरी रात, अंधेरिया जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, चंद्रमा का जो मान है वो घटता जाता है घटता जाता है, उसका साइज अपने को कम 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 दिखाई देते देते फिर से वो अमावस्या में कन्वर्ट हो जाता है।
अब इसमें से हमें ये जानना है कि कौन सी तिथि शुभ होगी, कौन सी तिथि अशुभ होगी। ये खगोलीय घटना है, ये घट तो रही है। अब इतने बड़े जो आकाशीय पिंड है, जब उसमें इतना बड़ा परिवर्तन करके हमारी पृथ्वी को अलग अलग दिनों में अलग अलग तरीके से प्रकाश मिलता है चंद्रमा का, तो उस चंद्रमा के प्रकाश का, उस सूर्य के प्रकाश का हमारे भौतिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव शुभ रहेगा या वो प्रभाव अशुभ रहेगा, इन चीजों को हम देखने के लिए तिथि का शुभाशुभ, शुभ अशुभ का साधन करते हैं। यानी कि साधन का अर्थ क्या हो गया कि हम लोग उपलब्धता करते हैं, देखते हैं, गणना करके जानते हैं उसको। ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रहों को शुभ, तिथि को शुभ अशुभ गणना करना। अब वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देख लो, ये हमारा डिस्कशन हो गया कि सूर्य और चंद्रमा एक राशि, एक अंश, एक कला और एक ही विकला में रहे, तो वो हो गया हमारा प्रतिपदा की आदि बिंदु, अमावस्या के बाद वाली। और जैसे ही चंद्रमा अधिक गति से आगे बढ़ते जाएगी, 12 अंश 12 अंश, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा खत्म होगी। इसी प्रकार से 180 डिग्री होने पे पूर्णिमांत का बिंदु रहेगा, और 12 12 अंश आगे बढ़ते हुए फिर पुनः कृष्ण पक्ष की तिथियां चलने लग जाएगी। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि अपना हमारी हो गई पूर्णिमा, और कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि है वो अमावस्या। इस तरीके से एक माह में 30 तिथियां होती। अगर अब इसको आप थोड़ा अंग्रेजी में एक बार परिभाषा देख लीजिए, द फुल मून डे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द फुल मून डे। और इसको हम लोग अमावस्या को बोला गया है न्यू मून डे। इसी को हम लोग पूर्णिमा और अमावस्या बोलते हैं हमारे हिंदू पंचांग में, वैदिक में। जिसमें कि दोनों तरफ से, दीज आर 2 डेज, ये दोनों जो दिन रहते हैं, दैट मार्क आइदर द बिगिनिंग एंड ऑफ ए मंथ एज पर द पूर्णिमांत एंड अमावस्यांत कैलेंडर्स रेस्पेक्टिवली। बोथ दीज आर बेस्ड ऑन द लूनर साइकिल। ये जो हमारा चंद्रमा और सूर्य का जो परिभ्रमण है, उसी पर ये पूर्णतः आधारित है। यानी कि विज्ञान खुद बोल रहा है कि ये बिल्कुल प्रमाणिक है। ये हमारी तिथियां पूरे वर्ल्ड में लागू होनी चाहिए। अंग्रेजी तिथि का कोई मतलब नहीं, 1 तारीख 2 तारीख इसका कोई संबंध ही नहीं बनता है। हाँ, हम इसमें क्या होता है कि आप अगर, आपको अगर मैंने बोला कि 4 तारीख बताओ शुभ है या अशुभ है, आप बता सकते क्या? नहीं बता सकते। लेकिन वही मैंने अगर आपको बोला कि आज चतुर्थी है, तो आप बोल सकते नहीं, चतुर्थी जो है ना रिक्ता तिथि में आता है, ये अशुभ है। इस दिन आप शुभ काम करने जा रहे हो तो एक दिन रुक जाओ, कल पंचमी है, बढ़िया दिन है, कल का दिन अच्छा रहेगा, अपने आप आपके मुंह से निकलेगा। इतना मीनिंगफुल हमारी तिथियां रहती। अब देख लो इनके नाम वगैरह कैसे हैं। प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या पूर्णिमा तक ये हो गई हमारी 15 तिथियां, और फिर एक 16वीं जो कला है वो अमावस्या। ये चंद्रमा की 16 कलाओं का प्रतीक है। यानी कि चंद्रमा जो है ना, जिस जो जो रंग अलग अलग दिनों में दिखाते हैं उसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या। अब पूर्णिमा हो गया, वहां से फिर पुनः कृष्ण पक्ष चालू हो जाएगा। वहां से फिर क्या होगा, प्रतिपदा से लेकर के फिर पुनः चतुर्दशी तक, और फिर जाकर के अमावस्या आएगा। अब इन्हीं तिथियों के स्वामी है, और जैसा स्वामी होता है वैसे ही जातक का जो जन्म है, उसी के आधार पे इन स्वामियों का प्रभाव आपको उनपे देखने को मिलेगा। जैसे प्रतिपदा के स्वामी अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणेश, पंचमी के सर्प, षष्ठी के कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के सूर्य शिव, नवमी के देवी दुर्गा, दसवीं के यम, एकादशी के विश्वदेव, विष्णु के ही रूप माने जाते हैं, द्वादशी को विष्णु, त्रयोदशी कामदेव का है, चतुर्दशी भगवान शिव का, पूर्णिमा चंद्रमा का, और अमावस्या पितर का। पितर मतलब हमारे जो पूर्वज वगैरह हो गए, जो एक्सपायर्ड हो चुके होते, उनका भी आशीर्वाद, उनके भी वेल विशेष हमारे साथ हमेशा रहते हैं। क्योंकि उनकी जब उनकी डेथ हो रही होती है ना, तब वो एक दुआ करके जाते कि हे भगवान मैं निकल रहा हूँ, इन लोगों को थोड़ा देखना, अपने ही बाल बच्चे, ऐसा वे बोल के जाते। इसके लिए वे हमारे पितर होते हैं, पितर बोलते हैं। अब इसमें से जब हम लोग शुभ और अशुभ की बात करते हैं, तो उसके लिए इसमें संज्ञाएं दी गई है, जिसकी 5 संज्ञाएं। जैसे कि क्या क्या नाम हो गया इनका, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। बहुत बढ़िया नाम लगता है मेरे को। आप दिन में एक बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार बोलने का, दिन भर आपके दिमाग में गुजरता रहेगा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। ऐसा 10 20 बार बोलो, आपको संज्ञाएं याद हो जाएगी। अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, ऐसा 5 बार 5 बार 5 बार, दिन में 10 बार बोलो, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। ये संज्ञाएं याद हो गई। अब इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है। जितने मैंने अभी आपको तिथियां बताई ना, ऐसे 3 चरण का कॉलम बना लो। प्रतिपदा से लेके पंचमी तक पहला चरण में हो गया। दूसरे चरण में कौन सी तिथियां, षष्ठी से लेके दसवीं तक।
तीसरे चरण में एकादशी से पूर्णिमा तक, इनको आप बिठा दो अच्छे से। तब अब आपने इसको इस तरीके से पढ़ना है। नंदा को कौन सी मिल रही है? प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी। भद्रा को द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी। जया को तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी। अब ये जो जया तिथियां होती है ना, ये सबसे शुभ मानी गई। तृतीया का दिन हो गया, अष्टमी का दिन हो गया, त्रयोदशी, क्योंकि इस दिन आप जो भी काम करेंगे उसमें जय आपकी होनी होनी। ठीक है। अब रिक्ता तिथियां, रिक्ता से नाम से आपको स्पष्ट चल रहा, रिक्ता मतलब रिक्त, खाली है, उसमें कुछ है ही नहीं। तो वो दिन कौन से हो गए? चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि रिक्ता तिथि के दिन में अपने खुद के घर में भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप कहीं बाहर हो तो रिक्ता तिथि पड़ रहा है तो उसमें भी जाकर के कलह होने की संभावना होती है। आप जैसे घर में पहुंचोगे, कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपको मिलेगी, जैसे घर वालों से ही थोड़ा सा वो कलह करवा सकते, इतना अशुभ कारक। तो दूसरे जो काम बन रहे होते हैं, हमारा बिजनेस के डील्स होते हैं, ये होते हैं, तो इन तिथियों को अवॉइड करना चाहिए। अब अवॉइड करने के बाद भी अगर हमें कोई इमरजेंसी काम करना है तो उसका परिहार होता है, जिसके आधार पे हम लोग होरा शास्त्र का प्रयोग करते हैं कि अभी कौन से होरा चल रही है, कौन से ग्रह की होरा चल रही है। उसके आधार पे हम लोग निर्णय करते हैं कि ये काम अभी करना सही रहेगा और किस हद तक यहाँ पे अशुभ योग कट जा रहे हैं। ये सारी चीजें आप उसमें से देख के हम लोग उसका परिहार करके उसमें एक टाइम निकालते हैं कि हाँ, ये इस 2 घंटे के अंदर में आज आप ये काम कर सकते हो। 24 घंटे के दिन भर भले अशुभ है, लेकिन ये जो मुहूर्त है ये अच्छा पड़ रहा है, इसमें वो काम किया जा सकता है। तो ऐसे करके भी करे तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। अब ये जो 3 चरण मैंने आपको बताए, अब इसको आपने कैसे समझना है? चंद्रमा के हिसाब से समझ लेना कि चंद्रमा सबसे ज्यादा आकाश में प्रकाशमान कौन सी तिथियों को रहेगा। सिंपल सा बात है कि जब अमावस्या शुरू खत्म हो गया, उसके बाद की जो प्रतिपदा रहेगी, तो पहले की जो 5 तिथियां होंगी वो कौन सी होगी? शुक्ल पक्ष की। अब ये 5 तिथियों में चंद्रमा पे बल दिखाई देता है क्या? पंचमी तक का चांद्र नहीं दिखाई पड़ता, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। इसलिए ये तिथियों को प्रथम चरण शुक्ल पक्ष में अशुभ माना गया। अब द्वितीय से अभी दूसरे चरण में क्या है कि षष्ठी से लेकर के दसवीं तक, यहाँ पे अमावस्या के बाद वाला जो चांद है वो हमें थोड़ा थोड़ा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। दसवीं का चांद अपने को पता चलने लग जाता है कि हाँ, अभी चांद बढ़ गया है और यहाँ से 3-4 दिन बाकी है कि पूर्णिमा आने वाला है। वो चांद को देख के हम लोग समझ जाते हैं। यानी पूर्णा जो तिथि रहती है शुक्ल पक्ष की 10वीं वाली, यानी 10th डेज, ये इसमें आपको चंद्रमा में स्पष्ट आपको बल देखने को मिलता है। तो यहां तक षष्ठी से लेकर के 10वीं तक शुक्ल पक्ष की तिथियों को मध्यम फल देने वाली कहा गया है। और तीसरे चरण में क्या होता है कि एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक की जो तिथियां रहती है, इसमें चंद्रमा पूर्ण अपने बल पे स्थित रहता है, पूरा बलवान रहता है। तो ये तिथियां उनके प्रकाश के कारण शुभ फलदायी होती है। यही कृष्ण पक्ष में ये क्रम हो जाता है उल्टा। कैसे? क्योंकि अभी जस्ट पूर्णिमा आया है, मतलब अब चांद जो है घटना शुरू होगा, तो 5 दिन तक तो हमें वैसा चांद मिल जाएगा जैसा शुक्ल पक्ष में षष्ठी से लेकर के 10वीं तक मिला था। तो इसलिए प्रथम चरण की ये तिथियां शुभ हो जाएंगी। द्वितीय चरण में जो है, यानी ये वाला जो चरण है षष्ठी से लेकर के 10वीं तक, यहाँ पे मध्यम फल देने वाले रहे। और तीसरा जो चरण है वो अशुभ हो जाएगा, क्योंकि अब जो है फिर पुनः अमावस्या आने वाला है। पूर्णिमा के बाद में क्या आएगा? अमावस्या आएगा। तो इसलिए वो तिथियां जो है फिर अशुभ देने लग जाती है। ये क्लियर हो गया ना आपको? ये देख जी लीजिए। सर। हाँ, जी यहाँ पे जी आपको सर, जी सर। अब ये हो गया यहाँ हमारा अमावस्या का लोकेशन, और यहाँ से शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ते 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 5 तिथि तक अपने को अशुभ फल देंगे, क्योंकि वहां पे चांद अच्छे से दिखाई नहीं देंगे। फिर 5 तिथि तक मध्यम फल देने वाले, और अंतिम के जो एकादशी से पूर्णिमा तक की जो तिथि है ये शुभ फलदायी होती है। अब कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि यहाँ पे अपने को 5 दिन पहले ही चांद दिखाई पड़ रहा है, इसलिए शुक्ल पक्ष के 10वीं के बाद से कृष्ण पक्ष के पंचमी तक, यहां तक का जो रेंज है ये चंद्रमा शुभ फल देने वाला है। इसके बाद का ये जो जोन है, ये दोनों भी जोन जो है मध्यम वाले हैं। और ये दोनों जो है जिसमें चंद्रमा कम दिखाई देता है, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी, तो इसमें अशुभ फलदायी रहती है। अब जातक का जन्म जिन तिथियों के होगा, भले उनका रंग सांवला रहने दो, कैसा भी दिखने दो, लेकिन फेस में एक अलग ग्लो दिखाई पड़ता है। किन में? जो 10वीं के बाद जन्म लेते हैं, यानी 10वीं तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष के पंचमी तक, यहां तक चांद स्पष्ट दिखाई देता है। उनके फेस में आपको ग्लो, चंद्रमा का तेज और चंद्रमा की शीतलता आपको नजर आएगी। नेचुरली उसमें प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। आप 4-5 कुंडलियों का ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं, भले वो सामने वाला थोड़ा सा डार्क रहे, लेकिन फिर भी चमक तो रहेगा उसमें।
अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा वार का इंट्रोडक्शन। अभी वार जो है ना हमारा, ये भी साइंटिफिक होता है। हाँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, शनिवार, ये जितने भी 7 के 7 वार हैं, ये सब के सब साइंटिफिक हैं। अंग्रेजी में कैसा होता है कि 12 बजे तारीख के 12 बज गया कि तारीख और दिन का परिवर्तन हो जाता है, लेकिन हमारे वैदिक पंचांग में कैसा है कि मान लीजिए आज अगर मंगलवार है तो कल सूर्योदय से पहले तक मंगलवार ही माना जाएगा। अब सूर्योदय हो गया तो वहां से जाकर के हमारा बुधवार शुरू होगा। ये